let's go back to politics, which is what is happening right now in India. हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स हर एक की रंग रंग में है, राजनीति हर एक की रंग रंग में है साहब, हर एक के खून में, हमारे खून में भी है। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे बड़े अच्छे मित्र और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे क्या लग रहे हैं सर, देखिए ना क्या माशाल्लाह है। ये क्या है सर, ये मनीष मल्होत्रा ने लगता है आपके लिए स्पेशली डिजाइन करी है, ये जो आपने क्या बात है, जबरदस्त। And look at the earring. He's wearing, no, I'm sorry. I think that's the earpiece, not an earring. I thought for एक मिनट के लिए मुझे लगा कि आपने डायमंड इयरिंग पहनी हुई है। तो नासिर साहब, राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा जो है, उसका प्रभाव अभी तक आप कैसे देखते हैं? हमें जो रिपोर्ट मिल रही है उसके हिसाब से तो भीड़ अगर जो लग रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग तो मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं कि कोई रॉक स्टार आ रहा हो, इस तरीके से लोग आ रहे हैं राहुल गांधी जी के पास। कांग्रेस के भीतर अभी क्या विश्लेषण है राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को लेकर के, सर बताएं। देखिए, मेरे बोलना बहुत मायने नहीं रखता है, मगर आपने अभी मायने रखता है सर, हमारे लिए मायने रखता है, आपके लिए ना रखता। मैं कहता हूँ मेरा बोलना, एक कांग्रेसियों का बोलना बहुत मायने नहीं है, आवाम जो बोलती है बहुत मायने है। आवाम आज सड़कों पे उतर के उन सत्ताधारियों को दिखा रही है कि हम आज भी उस गांधी के साथ हैं, उस वक्त के गांधी के साथ नहीं थे तो आज के गांधी के साथ हैं। आज उस गरीबों बेहरुमाओं की आवाजों के साथ खड़े हैं जो गांधी उस वक्त खड़े थे, आज का गांधी आज के वक्त खड़ा है। देख लीजिए, जहां जहां जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिनाइयों का रास्ता बन रहा है। उनकी सत्ता बदलने में, लोगों को बदलने में लगे। उन्होंने मुस्लिमों की आवाज नहीं उठा रहे, गरीबों की आवाज नहीं उठा रहे। एक आवाज राहुल की है जिसे वो बंद करने में पूरी तकलीफ, पर जनता उनके साथ खड़ी है। मैं हैरान और परेशान हो गया जब वो बिहार में ये यात्रा गुजर रही थी, वो यहाँ की आवाम सड़कों पे थे तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के आगोश में चले गए। मैं सच में परेशान हो गया, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, कैसे उन अपने वसूलों को तोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं नीतीश कुमार जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो वसूले वाले इंसान थे, वसूल पे चलते थे। मुझे याद है आज भी 1977 में आपने भी शायद, मुझे लगता है उस समय आपने, अगर आज ये पत्रकारिता शुरू की होगी तो आपने उनके वसूलों के बारे में पढ़ा होगा। मैं उस स्कूल में था। नहीं, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा? पढ़ा जरूर है। सब लोग जयप्रकाश नारायण के साथ थे जी। नहीं, मैं उससे भी बढ़ के एक आग बताता हूँ। जब गांधी मैदान के पास एक हॉल है, शायद मुझे हॉल का नाम नहीं, जब उनकी शादी हो रही थी तब उनको किसी ने, दोस्तों ने बता दिया कि एक दहेज का कुछ पैसा तुम्हारे पास आने वाला है। उस शादी को जाके वो कैंसिल करने का काम कर रहे थे। उन्होंने बोला मंजू देवी जी फादर को, अगर ये शादी में 1 रुपए का भी लेन देन हुआ है तो ये शादी मैं कैंसिल करता हूँ। लाला लाजपत राय हॉल की वो शादी थी, मुझे अभी याद है। तो उस शादी में देखिए वो वसूल पे थे, फिर वो कोई लेन देन की मात्रा खत्म किया। जब बेरोजगारी चरम पे आई, वो सिविल इंजीनियर थे, लोगों ने बोला कि मैं अपनी डिग्रियां जलाऊंगा। लोग अपनी फोटो कॉपी लेके आ गए। नीतीश कुमार वो थे जो अपनी ओरिजिनल डिग्री जला। तो बताइए, एक ऐसे आइडियोलॉजी, ऐसे सिद्धांतों जो अपने वो शब्दों पे, अपने कही हुई बातों पे कायम रहता हो, वो आज नीतीश कुमार कैसे पलट सकता है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? ये लोकतंत्र बचाने की ये नया यात्रा है। ये झारखंड जाती है तो वहां सरकार चली जाती है। यही चीज आप देख लीजिए तमाम राज्यों में हो रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कोई आज ईडी सीबीआई नहीं है, यही अजीत पवार जी के सामने आज ईडी कोई नहीं है। आखिर क्यों ओपोजिशन की सरकारों को गिराया जा रहा है? क्योंकि लोकतंत्र पे यह हमला है, लोकतंत्र को हिला देना है। पर आवाम आज राहुल जी के साथ खड़ी, क्योंकि अन्याय ये 10 सालों से हो रहा है। ये लोग देख रहे हैं कि किस, जीतना अलग बात है, हारना अलग बात है, वसूलों पे टिके रहना बड़ी बात है, लोगों के न्याय के लिए बोलना बड़ी बात है। क्योंकि जब देश आजाद नहीं हुआ था, काफी सालों 70-80 साल लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, वसूलों पे टिके रहे, तब जाके देश आजाद हुआ। चंद दिनों में आजादी, 1 सेकंड आजादी की लड़ाई है।
गरीबों, मुफलिसों की, मजलूमों की आवाज है, जिसे ये न्याय यात्रा के थ्रू निकाला गया है। मुझे उम्मीद है कि देश की आवाम उस राहुल गांधी के साथ खड़ी है। आने वाला इलेक्शन बताएगा कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। जी। ये इलेक्शन में आवाम फैसला कर देगी। पर मैं बजट कल का देखा, गरीबों के लिए कोई बजट में कुछ भी नहीं था। मैं हैरान हो गया। आज बजट के ऊपर बात करेंगे सर, एक सेकंड एक सेकंड। आपने एक बात कही, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत दिलचस्प बात है। नीतीश कुमार जी उसूलों पे चलने वाले एक नेता थे, तो अब क्या हुआ है उनको? आपके विश्लेषण में उनको क्या हुआ है, क्या हो गया है उनको, नीतीश कुमार जी को? आपसे जानना चाहता हूं। मैं वही तो कह रहा हूं, आखिर कौन सी वो डर है जो नीतीश कुमार को अपने वसूलों से हटाने के लिए? वो अडिंग नेता थे, जो फैसला लेते थे उस पर कायम रहते थे, फैसले से हटते नहीं थे। बिहार को बदलते सारे लोगों ने देखा है, उन्होंने देखा है किस तरह से उन्होंने काम किया है, अच्छाई किया है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते उन्होंने कुछ काम नहीं किया, बेहतरीन काम किया है। मगर अपने शब्दों पे कायम रहने वाले नेता इस तरह पलट जाए तो ये बिहार के आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? आज बिहार के लोगों की रिस्पेक्ट गिरती जा रही है दूसरे राज्यों में। उसके राज्यों में कह रहे कोई जुबान की, कमिटमेंट की कोई वर्ड नहीं रह गए। जो नीतीश कुमार एक पिलर थे इस इंडिया अलायंस के, जो वो पूरे इंडिया अलायंस को कायम किया, वो आज उस आगोश में चले गए। जिसने कहा था अपने शब्दों से, जब तक मैं जिंदा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख नहीं सकता, मैं मिट्टी में मिल सकता हूं पर उनके हाथों नहीं मिला सकता। उनके ही वर्ड है कि उन्होंने ही कहा था, जब तक मैं आरएसएस मुक्त भारत ना बना दूं मैं चैन से न। तो ये कौन सी शब्द है? मैं एक 1977 के नीतीश कुमार को देख रहा हूं, एक 2024 के नीतीश कुमार को देख रहा हूं। अच्छा, पलटू मैं कह रहा हूं ये पलट जाते हैं। मैं उनके साथ राम नहीं जोड़ूंगा क्योंकि भगवान राम का बहुत बड़ा, तो मैं ये जो पलट जाते हैं तो ये कैसा, हमको मुझे तो लगता है सारे पार्टी आज पलट गए हैं। कभी नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी पलट जाती है, इधर से मुझे लगता है ये पलटने के वसूलों को बंद कर देना चाहिए, अपने वसूलों पे कायम रहना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी इनके दरवाजे तमाम उम्र के लिए बंद हो गए, तो आज ये दरवाजे कैसे खुल गए? आज ये साहब, मगर ये आपके जो कैलकुलेशन थे, आपका राहुल गांधी जी का कैलकुलेशन एग्जैक्ट थे। 62% ऑफ वोट्स एंटी बीजेपी को कंसोलिडेट करना नासिर हुसैन साहब। मगर और आपके साथ जो जुड़े हुए थे सब एकदम कट्टर नेता थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, जितने भी हो। तो इंडिया अलायंस फूट क्यों रहा है? आई डोंट थिंक ममता बनर्जी कभी ईडी से घबराएंगे नहीं। आपके शब्दों पे ऑब्जेक्शन है कि आप इंडिया अलायंस कह रहे हैं। आप इंडिया चलो इंडिया अलायंस क्या भाजपा वाले ज्यादा से कम नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी को बोलने दीजिए, आप तक सुलझे। अरे कोई बात नहीं, इंडिया अलायंस तो इंडिया अलायंस कोई, आज भी मैं कह रहा हूं, आपने ही अभी अपने कमेंट्री में बताया कि आवाम सड़कों पे, तो मुझे लगता है 60% आवाम आज भी हमारे साथ है। अगर राजनीति एक दल एक दूसरे से मिल जाने से अगर वोट मिल जाता तो मायावती जी और समाजवादी को मिल जाने से ही वोट मिल जा सकता था यूपी में। दोनों का वोट बैंक जोड़ ले तो भारतीय जनता पार्टी को चंद सीट आनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है, पर आवाम आज देख रहे हैं कि किसके साथ कौन है। तो मुझे लगता है कि आवाम इस बात का फैसला कर देगी इलेक्शन में कौन किसके साथ है। और वोट परसेंटेज आज भी देखेंगे तो 66% आज भी देश की जनता हिंदुस्तान इंडिया अलायंस के साथ ही रहने वाली। आपको लगता है? बेशक रहेगी सर। इसके बावजूद, बंगाल के बावजूद, आम आदमी पार्टी के बावजूद, आप बताइए, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी ने अभी तक नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही। ऐसा तो सब वर्ड नहीं आया। तो आज उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कमिटमेंट में क्या कि भारतीय जनता पार्टी को मैं हराऊंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस को हरा दूंगी। कम्युनिस्ट के लिए उनके जवान जरूर तल्ख है, मगर कांग्रेस के लिए उन्होंने ऐसे अल्फाज यूज नहीं। तो मुझे आज भी ममता दीदी से उम्मीद है कि वो इस बातों को सुलझा सकती है। एक एग्रेसिव लीडर है, एक डैशिंग लीडर है, मुझे मालूम है वो इस बातों को थोड़े अटल रहती है। पर मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप उनके लीडरशिप से बात करेगी तो ये मामला सुलझेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ना कि आपस में राजनीतिक पार्टी बचाने की लड़ाई। ये लोकतंत्र बचेगा तभी आप सत्ता में रहेंगे और दूसरी सत्ता में आएगी, तभी आप जनता की सेवा। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो ये राजनीतिक दल का कोई वजूद नहीं बचेगा। तो आज नासिर साहब, इसके ऊपर पता नहीं आप कमेंट करना चाहेंगे कि नहीं। अगर ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, आई वुडंट माइंड। सर, आज की तारीख में पीपल एक्सपेक्टेड, मेरी अपेक्षा ये थी, मैं तो अपनी अपेक्षा की बात कर रहा हूँ,
हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं अपनी अपेक्षा की बात कर रहा हूं कि आज हेमंत सोरेन का जो मैटर आया था जनाब सुप्रीम कोर्ट में, उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेंगे, क्योंकि कल उन्होंने अर्जेंट हियरिंग के लिए लगा दिया था आज, तो अगर उनको सुनना नहीं था तो अर्जेंट हियरिंग के लिए लगाया क्यों भाई? पहले ही बोल देते कि यार बॉम्बे हाईकोर्ट जाओ, वो सॉरी झारखंड के हाईकोर्ट में जाइए, यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? ये थोड़ा दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा मतलब मैटर मुझे अजीब लग रहा है थोड़ा सा। और दूसरा, वो चंडीगढ़ मेयर पोल के लिए, उसके लिए भी आज बात करी, वहां पर भी मैटर थोड़ा टल गया। ये क्या क्या हो रहा है ये नासिर साहब? एपेक्स कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना मुझ जैसे लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं है, पर एपेक्स कोर्ट के डिसीजन सराखों पे जो उन्होंने बोला, पर एक लोकतांत्रिक संस्था, मुझे लगता है कि मुझे अपनी समझ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल रहे थे पहले, वैसे पहले भी नहीं खुलने चाहिए थे। हाई कोर्ट को पास आउट करके जाना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मुझे भी बेहतर नहीं लगता था। जिस तरफ अर्णब गोस्वामी के लिए खुल गया, दूसरे लोगों के लिए खुल, ऐसे जाने नहीं चाहिए था बाईपास। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, मुझे लगता है बेहतर है, उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट पे कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, पर हाँ, आपने मेयर की बात करी। सर मैं अपेक्षा की बात कर रहा हूं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट उम्मीद। एक उम्मीद लगा के बैठे थे, कुछ उम्मीद जो भी जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, एक उम्मीद के साथ ही जाता है। बिल्कुल। तो उम्मीद कायम रखना नहीं रखना ये न्यायाधीशों का काम है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। एक राजनीतिक दल होने की वजह से एपेक्स कोर्ट की जो फैसला है सराखों पे, उन्होंने हाई कोर्ट बोला है, हाई कोर्ट जाएंगे, देखते हैं वहां क्या होगा। मगर आपने एक मेयर इलेक्शन की बात की, बहुत अच्छा वर्ड आपने निकाला, बहुत अच्छे शब्दों पे बात की आपने। आप बताइए, इसी को तो बोलते हैं लोकतंत्र बचाना। जो कहते थे क्या लोकतंत्र खतरे में है, एक के पास 20 वोट है, एक के पास 14 वोट है, एक एमपी का मिला के 15 वोट 14 वोट बनता है, 13 प्लस 14, तो 14 वोट वाले लोग जीत जाते हैं और 20 वोट वाले हार जाते हैं। उसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं। एक कैमरे के सामने एक रिप्रेजेंटेटिव कैसे उस वोट को कैंसिल करता है, ये क्या है? ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे हमला है, लोगों की चुने हुए प्रतिनिधियों पे हमला है। तो इसे तो राजशाही बोलेंगे ना, इसे लोकतंत्र कहाँ बोलेंगे? तो ये क्या हिंदुस्तान के कोर्ट को या एपेक्स कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये दिख नहीं रहा है? मुझे लगता है कि न्याय को दिख रहा होगा और उन्हें इस पर फैसला करना चाहिए। अगर ये लोकतंत्र नहीं बचा तो किस काम का रह जाएगा एपेक्स कोर्ट, किस काम का रह जाएगा ये अदालतें, ये सारे अदालतें। तो ये मैसेज जा रहा है आपके मुताबिक, ये जो आप संदेश दे रहे हैं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, मगर कानून अपने रफ्तार से काम कर रही है। अगर ये रफ्तार रही तो सारे अदालतों पे, मैं सिर्फ कानून की बात नहीं कर रहा, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया, उन्होंने कहा साहब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इंसाफ यात्रा है, लोगों की आंखें खोलने के लिए यात्रा है। तो क्या उसमें, इनफैक्ट सम पीपल आर कॉलिंग इट राहुल्स रेवोल्यूशन, ये शब्दावली दी गई है राहुल जी की न्याय यात्रा को। तो क्या इसमें प्रभाव वो पड़ रहा है जो सब लोग उम्मीद लिए बैठे थे कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से प्रभाव पड़ेगा? सर जो राहुल जी को नहीं समझते, उन्हें एक दयानंद जी की एक किताब आई है राहुल गांधी की, उसे पढ़ना चाहिए, तो शायद वो राहुल जी को बेहतर समझ सकते हैं राहुल जी क्या है। अगर उन्हें आसानी से हर कुछ लेना होता तो 2014 से पहले वो कभी भी पीएम बन सकते थे, कभी भी किसी बड़े मंत्रालय में जा सकते थे। उन्होंने कठिनाइयों का रास्ता चुना, लोकतंत्र का रास्ता चुना और लोकतांत्रिक तरीके से वो बढ़ रहे हैं। आवाम उनके साथ है, आवाम उनकी फैसला करेगी, कौन क्या कहता है मायने नहीं। उन्होंने एक मैसेज दिया है, लोकतंत्र बचाओ। राजशाही की तरफ ये सरकार चली जा रही है, अगर आज न रुकी तो कल कभी रुकने वाली नहीं है। ये लोकतंत्र को खा के रह जाएंगे, ये निगल जाएंगे, लोगों को गुलाम बना देंगे। अब आप बताइए ना, आपके वोट की क्या वजूद रह जाएगी? जब आपने अभी देखा मेयर में 20 उनके पास वोट है, आपके वोट की कीमत है उस जनता के साथ धोखा है जो उन्होंने 20 वोट उनके साथ दिया। उस जनताओं के मुंह पे तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी ने, जिन लोगों ने उनको वोट दिया। आज उन लोगों को आंखें देख रही होगी, उन लोगों पूछ रहे होंगे हमने वोट इसके लिए दिया था कि तुम धांधली करके सरकारें बनाओ, धांधली करके मेयर चुनो। ये लोकतंत्र पे हमला मगर ये क्यों लोग बिलीव क्यों नहीं करें? बिकॉज राहुल गांधी जी हर मंच पर, चाहे विदेशी मंच हो, चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, जहां भी गए उन्होंने हमेशा कहा लोकतंत्र खतरे में है,
opposition is being targeted, judiciary is being intimidated, minorities are living under fear, and right-wing activism एकदम सर्च पे, हाइट पे, एकदम उत्तेजना से चल रहा है, राइट विंग. He has been talking in every platform. Why is it not touching the people's heart? लोगों के दिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? बिकॉज ये हकीकत है जो आपने कहा, जो हम देख रहे हैं. गवर्नर बीजेपी रूल स्टेट में दरवाजे पे खुद खड़े, दरवाजा खोल के खड़े हो जाते हैं, मगर कांग्रेस रूल स्टेट में दरवाजा भी बंद है, एक एक 10-10 दिन तक वो सताते रहते. तो व्हाई इज इट नॉट टचिंग? जो 5 मैंने बोल दिया, व्हाई, और राहुल गांधी जी ने जो बोला, व्हाई इज नॉट टचिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल? लोगों के दिल तक क्यों नहीं पहुंच रहे? नासिर हुसैन साहब. नहीं, आपकी सवाल बेहतर है कि लोगों तक, मुझे लगता है लोगों तक पहुंच रहा है. वो वोटों में कितना तब्दील हो रहा है ये अलग बात है. वोट एक पैटर्न से नहीं होता है. आप झूठ का जो पैमाना है ना बहुत तेजी से फैलता है. सच को आने में वक्त लगता है. सच इतने जल्दी नहीं आ जाता है. आप देख लीजिए हिटलर के झूठ को कितने लोगों ने जर्मनी में कितने साल तक माना. आज हिटलर के चैप्टर को और 6 आप देख लीजिए, कोई माँ अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रखती. तो इसी तरह इंडिया के हालात देख लीजिए तो हर लोग जान रहे हैं कि हमारे पास बेरोजगारी है. हर लोग जान रहे हैं हमारे पास काम नहीं है. हर लोग जान रहे हैं कि हम मुफलसी के दलदल में दबे हुए हैं. हर लोग जान रहे हैं कि हमारी बचत खत्म हो गई है. फिर भी हम पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? तो आज भी यकीन मानिए, हम पे यकीन कर रहे हैं. आज भी इन्हें 36% ही वोट देश का मिलता है. बहुत बड़ा वोट बैंक इनके साथ नहीं है. आप और हम में, मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था, इनमें और इनमें हम में 8 करोड़ वोटों का अंतर है. इन्हें 23 करोड़ वोट मिला, हमें 12 करोड़ वोट के आसपास मिला. तो हम में थोड़ा ही अंतर है. ऐसा नहीं कि आवाम हम पे फैसला, हम पे यकीन नहीं करती, पर एक मीडिया है, एक झूठ का प्रोपेगेंडा है, झूठ फैल रहा है. तो अंग्रेजों के चाल पे ये चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल. लोगों को धर्म के जंगल में फंसा दो, लोग धर्म में दंगल में फंसे रहे. आज देख लीजिए बेरोजगारी चरम पे है, पर रिजर्वेशन की लड़ाई एकदम हायर पे है. लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं. आज देखिए मराठा समाज हो, ओबीसी समाज हो, माइनॉरिटी समाज हो, तमाम लोगों के पास बेरोजगारी. पर मराठा समाज आज देखिए उग्र आंदोलन कर रहा है. कल ओबीसी उग्र आंदोलन करेगा. पर राहुल जी यही तो कह रहे हैं, आप रिजर्वेशन ले भी लोगे तो रोजगार कहां से लाओगे? रोजगार किधर से दोगे? हर कंपनियां तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली जा रही है, तो वो रिजर्वेशन मिलेगा कहां आपको? आज नई कॉलेजें, स्कूलें खुल नहीं रहे हैं, सारी प्राइवेटाइजेशन की तरफ. आप वहां शिक्षा के अंदर आप कहां जाओगे? तो लोगों को समझने में वक्त लगेगा. इसी के लिए वो न्याय यात्रा निकला है. पहला कन्याकुमारी से कश्मीर आया, मणिपुर से आज मुंबई की तरफ रवाना हुआ है. तो लोगों को वो पैसेज पहुंच रहा है, वक्त लगता है, क्या ये रहेंगे. लोगों को समझना पड़ेगा कि आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, जब एजुकेशन. हर गली, हर गांव, हर शहर में बनाएंगे प्यार और मोहब्बत के दुकान, और प्यार और मोहब्बत से हम नफरत की राजनीति को मिटाएंगे. राहुल गांधी जी का न्याय जोड़ो न्याय जबरदस्त तरीके से. बट क्या कंफ्यूज सिग्नल्स जा रहे हैं. राहुल जी चिल्ला चिल्लाकर पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि पहले 20,000 करोड़ जो पैसे अडानी जी के पास है, उसका किसी और के बेनिफिशियरी कोई और है, किसी और का पैसा है. फिर आप 15,000 और जोड़ते 35,000 करोड़ के आंकड़ा बोलते हैं. ये पैसा किसका है? राहुल गांधी जी बार बार पार्लियामेंट में, सब जगह. मगर एट द सेम टाइम ये कंफ्यूज सिग्नल्स मैं पूछ रहा हूं आपसे. रेवंत रेड्डी सीएम बनता है, अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है. गहलोत साहब राजस्थान स्टेट के लिए अडानी के साथ जुड़ जाता है. भूपेश बघेल जी अडानी के साथ जुड़ जाता है. शरद पवार जी इंडिया अलायंस पार्टनर शरद पवार जी अडानी के साथ बारामती में काम कर रहा है. ममता बनर्जी अडानी जी के साथ. तो ये कंफ्यूज, क्या मैं ये कह रहा हूं, आर यू नॉट सेंडिंग कंफ्यूज सिग्नल कि बिकॉज हमारे नेता जो बोल रहे हैं वो डाउन रैंक एंड फाइल के एकदम लोएस्ट लेवल पर पहुंच नहीं रहे, वो नीचे लोअर लेवल में कुछ और काम कर रहे हैं. क्या ये कंफ्यूज सिग्नल नहीं है? नहीं, यहाँ दो बातें. एक ऐसा है कि अडानी के खिलाफ कांग्रेस नहीं है, अडानी के करप्शन के खिलाफ है. अडानी, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं, टेंडर निकालते हैं, पर एक ओपन टेंडर है, उसके अंदर वो जेन्युइनिटी तरीके से पाते हैं, तो उन्हें काम करने में कोई ऐतराज नहीं है. अगर कॉर्पोरेट नहीं रहेगा तो रोजगार पैदा नहीं होगा. हमारे राज्यों में अडानी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, एकदम कोई भी हमारे यहाँ छिपा कर नहीं था, कुछ हिडन नहीं था, ओपन टेंडर था. ओपन टेंडर के थ्रू आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और काम कर रहे हैं. पर यहाँ कैसा हो रहा है, सरकारी कंपनियों को ही उनको दे दिया जा रहा है बैकडोर से.
एयरपोर्ट दे दिया जा रहा है, कभी रेल दे दिया जा रहा है, कभी तेल दे दिया। इस पे हमारा ऑब्जेक्शन। LIC का पैसा उनके खाते तक कैसे आता है, वो पैसा बाहर से यहाँ 20,000 करोड़ कैसे, हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। पर उस बात को कहने के लिए ये बहाना निकाल लेते हैं कि ममता बनर्जी के यहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, रेवंत रेड्डी जी आपके यहाँ किया, गहलोत साहब। अरे वहां करप्शन है क्या? अगर करप्शन है तो सरकार आपके पास है, आप जांच को। हम जो करप्शन एलिगेशन लगा रहे सिर्फ आपसे जांच करने की मांग रहे हैं। देश की जनता का पैसा है। मैं एक बात बताता हूं, आज कॉर्पोरेट जगत ही तो इस देश पे राज कर रहा है। गरीबों के पास क्या है? चंद लोगों के पास पूरे देश की दौलत पहुंच चुकी है। गरीबों की आज आपने देखा होगा PLFS सर्वे है देश का, जो सरकारी सर्वे है, वो कहता है कि लोगों की इनकम खत्म हो चुकी है। 50% से ज्यादा इनकम लोगों की खत्म हो चुकी है। पर हमारे सामने हमारे देश की निर्मला सीतारमण जी कहती है कि 50% लोगों की इनकम बढ़ चुकी है। तो उनकी PLFS सर्वे को वो जब नहीं मान रही है, तो क्यों आती है कि एक ही लोगों के पास इस देश का पैसा है, अडानी के पास हो, अंबानी के पास हो या दूसरे कॉर्पोरेट। तो इस पे हमारा ऑब्जेक्शन, देश के रिसोर्सेस पे पूरे मुल्क का हक होना चाहिए। पर चंद लोगों के पास, गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप देख लीजिए, इनके ही डेटा से पता चलता है 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ये बोलते हैं देश में 15 करोड़ लोग ही सिर्फ गरीब बचे हैं। तो हम इसके लिए आवाज उठाते हैं। अडानी के करप्शन पे बोलना कोई गुनाह नहीं है। उन्हें काम अगर अच्छे ढंग से करते हैं, कोई भी चीज हिडन नहीं होता है, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर यहाँ पारदर्शी कुछ नहीं है, बैकडोर से दिया, तब हम अडानी के खिलाफ है। अडानी की जांच की मांग करना ऑपोजिशन नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऑपोजिशन का काम ही है कि जनता की आवाज उठाएं, जो करप्शन हो रही है उसकी आवाज उठाएं। पर वो आवाज नहीं उठ रही है तो दूसरे मुद्दों पे आ जाते हैं, धर्म की बात होती। अजीत पवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती थी सबसे करप्टेड आदमी है। आज उनके गोदों में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ वही ऐलान करते थे सबसे करप्टेड आदमी है। बंगाल में 2-3 लोग थे, सबके खिलाफ उन्होंने ऐलान किया और आज वो खामोश है। इसलिए हम अडानी के करप्शन के खिलाफ बोलते हैं या दूसरे करप्शन। हमने हमारे राज्य में अगर करप्शन हुआ तो आप जांच करो। ईडी आपके पास है, CBI है, आपने ओपोजिशन के लिए इस टूल का यूज कर रहे हो। आप हर जगह इस टूल को भेज के आप ओपोजिशन की सरकार को गिराने का काम कर रहे हो, ओपोजिशन के लोगों को परेशान करने। आखिर भारतीय जनता पार्टी कौन सा राजा हरिश्चंद्र है? कौन से वो राजा हरिश्चंद्र है जब इसके अंदर आते हैं तो वो पढ़ते वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं? उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है, वो सारी जांचें बंद हो जाती है। आखिर नारायण राणे के खिलाफ क्यों नहीं जांच हुई? अजीत पवार के खिलाफ क्यों नहीं जांच हुई? हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं जांच हुई? अब बंगाल में 2-3 में नाम भूल रहा हूं, उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? तो तमाम लोगों के खिलाफ इन लोगों की फाइलें दब जाती हैं, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों के खिलाफ आवाज उठ रही है। अगर हम में गलती आप बंद करो, हम कभी नहीं कहते हमारे खिलाफ जांच मत करो, मगर सिर्फ राजनीति टूल के हिसाब से जब आप जांच करोगे तो हम आवाज उठाएंगे, हम सड़कों पे आएंगे, चाहे वो सदन हो, सड़क हो, कहीं हो। लेकिन नासिर साहब, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, ये बात तो ठीक है, और डेटा भी अभी प्रेजेंट किया था कि उन्होंने अभी हमारे क्या नाम है उनका, जयराम रमेश जी ने, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने डेटा भी प्रेजेंट किया था कि भाई 95% जो अरेस्ट हुए हैं वो सारे ऑपोजिशन लीडर्स के हुए हैं अभी तक। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे PMLA के जो केस है 95%, और उसमें से अभी तक कन्विक्शन एक भी नहीं हुआ है। बाय द वे, कन्विक्शन एक भी नहीं हुआ। कन्विक्शन रेट देख लीजिए कितना, 1% भी नहीं करा पाते। नहीं, सर 1% बहुत ज्यादा होता है, क्या बात कर रहे हैं? उससे भी कम करा ले सर, कोई 0.021 ऐसा कुछ है, वो छोड़िए। Because as the court itself has said on several occasions, Kerala High Court has said it, Andhra Pradesh High Court has said it, Bombay High Court has said it, Odisha, no, not Odisha, and Supreme Court itself has said it once. PMLA का जो प्रोसेस होता है, ED का जो प्रोसेस है, that itself is the punishment. The process itself is the punishment. That's it. अब मेरा सवाल कुछ और है सर, मेरा सवाल कुछ और है। यहाँ पर सवाल ये है कि जो आप बोल रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से, जो आप आंकड़े दे रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक है, नोबडी कैन आर्ग्यू विद इट यार। दीज आर गवर्नमेंट फिगर्स, ये आपके फिगर थोड़ी हैं, या मैंने और आपने या प्रदीप जी ने यहाँ पर बैठ करके थोड़ी बनाए। लेकिन ये मैसेज बहुत प्रभावित क्यों नहीं कर रहा लोगों को? क्योंकि एक तरफ मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड, दूसरी तरफ राम मंदिर, तीसरी तरफ अब तो काशी विश्वनाथ के व्यास तय खाने में एक बार फिर आरती शुरू हो गई है। 1993 में जो बंद कराई गई थी और 1994 में उसके सामने वो लोहे की रेलिंग लगा दी गई थी। सर नासिर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रियलिस्टिक सवाल है, श्री राम का मैसेज लेकर के हर जगह पर, भले आप जो मर्जी कह लें,
भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह जा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हर जगह जा रहे हैं, बजरंग दल के लोग हर जगह जा रहे हैं कि ये सिर्फ मोदी कर सकते थे कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को हटा करके राम मंदिर बना दिया। अब इसका राजनीतिक मुकाबला कैसे होगा, ये बताएं। ठीक है, 93 का वर्कशॉप ही है था ना कि उसके अंदर जो जो चीज है वो कायम रहेगी, उसे कोई तोड़फोड़ या छेड़छाड़ नहीं करेगा। पर अभी होने लगा है तो ठीक है, देखते हैं कोर्ट क्या बोलता है। मगर ठीक है, मैं धर्म की चीजों पे पहले भी नहीं बोलता था, आज भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। धर्म सबके अपने लिए है। अब राम जी की बात लेके जा रहे हैं तो भगवान राम फैसला करेंगे कौन उनके साथ के हैं, कौन उन्हें यूज कर रहे हैं, कौन उनका पूजा कर रहे हैं, और कौन उन्हें दिल से मानता है, कौन दिखावे का मानता है। भगवान राम सब देख रहे हैं, तो वही इसका फैसला करेंगे। मगर मैं एक बात कहता हूँ, लोगों की आमदनी है या नहीं है, ये बात भगवान राम से बात करना पड़ेगा कि क्यों गरीबी आज जब सबसे ज्यादा है 47 साल में, ये कोई जनता से सवाल नहीं करेगा क्या? ये जनता सरकार से पूछेगी नहीं क्या? आखिर महाराष्ट्र के अंदर 1000 किसानों ने क्यों सुसाइड किया, क्या ये सरकार से नहीं पूछेगी? लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए, क्या ये सवाल जनता नहीं करेगी सरकार से? सरकार से पूछना चाहिए आखिर तुम्हारा ग्रोथ क्या है, तुम्हारा जीडीपी क्या है, लोगों की आय क्या है, कितने हॉस्पिटल। भगवान राम तो देख ही रहे हैं ना कि गरीबों की इलाज किस तरह से हो रही है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, लोगों के पास अस्पतालों में कैसी हालात है, एक बेड पे 4-4 लोगों को सुला दिया जाता है। क्या ये देख नहीं रही है? जनता सब देख रही है कि नए स्कूल नहीं है, लोग दरी पे बीच के पढ़ रहे हैं, कोई फर्श पे बैठ के पढ़ रहे हैं। स्कूलों का शिक्षा देख लीजिए, मनरेगा में आज देख लीजिए सरकार की बजट से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ताकि लोग, बेरोजगारी इतना है कि लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं। सर एक मिनट, आपने कुछ बोला, करेक्शन। आपने कहा 1000 फार्मर्स ने सुसाइड करी महाराष्ट्र में, ये कब का आंकड़ा है सर? ये तिल का सर, ये पिछले 10 महीने से लेके पिछले लास्ट वीक तक का डेटा है सर। सर मैं आपको 2023 का डेटा दे देता हूं, 2023 का मेरे सामने है, प्रदीप जी। यस बिल्कुल। अब मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मैं इसको पढ़ के कैसे सुनाऊं? 2851 किसानों ने आत्महत्या करी 2023 में सर, सिर्फ महाराष्ट्र में 2000, पर गवर्नमेंट 2851। पर सरकारी आंकड़ा हजारों का है। नहीं सर, ये सरकारी आंकड़ा ही है, अभी फ्रॉम दी एनसीआरबी। चलिए मैं अपने आप को सुधारता हूं, मेरी गलती होगी, हो सकता है, पर 2851 इन द ईयर 2023, अप्रॉक्स 3000। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे पास जो डेटा था हजारों का। आप 10 पर डे। आज सरकार किस बात से बात करेगी? ये 3000 कातिलों का सरकार है, ये 3000 कातिलों के लोग। सर दिस डेटा वाज रिलीज्ड, क्यों नहीं आवाज उठाई गई? दिस डेटा वाज रिलीज्ड ऑन जनवरी 31st 2024, 3 दिन पहले का डेटा है सर। सर आप बताइए, आंकड़ा 3000 का आंकड़ा आसपास जा रहा है। ये कातिल, ये कौन से, आप बताइए, भगवान राम की ये पूजा करने वाले लोग हैं, जो अन्नदाताओं को जो सुरक्षा ना दे सके, अन्नदाताओं के लिए जो खरा ना हो सके, वो क्या हक है उस सरकार को बात करने का? कोई हक नहीं है इस सरकार में सत्ता में रहने का। जो 3000 छोटा आंकड़ा है, आप बोलते हो कि राम राज आ गया। ये राम राज है कि 3000 हमारे अन्नदाता इस देश से चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए? ये काम है इनका? ये झूठों की सरकार है। 2851 रिकॉर्डेड फार्मर सुसाइड। मैं शॉक लग गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं किस तरह इसकी बातें करूं। इतनी बेरहम सरकार है, उसके लिए सड़कों पे क्यों नहीं लोग उतरते हैं? क्यों नहीं उनके लिए उतरते? आज अपने रिजर्वेशन मांगने के लिए लाखों लाख लोग रोड पे हैं, उन अन्नदाताओं के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि उनके पीड़ा क्या है, उनका दर्द क्या है, उनके 8 पर डे 8 किसान आत्महत्या करते हैं हर रोज, सिर्फ महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में से। और ये सारी आत्महत्याएं जो हैं, ये पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं है। ये नहीं किसी को प्यार हो गया, मोहब्बत में या कुछ हो गया, ये लोन्स के ऊपर है। इसमें पूरा डेटा है। बाय द वे, एंड बाय द वे, दिस हैज बीन कोटेड। ये सर मेरा डेटा नहीं है, आई एम रीडिंग फ्रॉम अ टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कैरिड ऑन जनवरी 31st 2024। 2023 तक 11,068 करोड़ कॉर्पोरेट का लोन माफ कर दिया गया, किसानों का लोन माफ नहीं हुआ है। ये डेटा 2023 तक का मैं दे रहा हूं। 11,868 करोड़ किसानों का
कॉर्पोरेट का लोन माफ हो सकता है, पर किसानों का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं, वो कॉर्पोरेट में नहीं है, वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, तो उनकी आवाज कोई सुनेगा नहीं, कोई मीडिया का दर्द नहीं दिखाएगा। आपको दिखाएगा तो राम राज दिखाएगा, आपको दिखाएगा तो मोदी जी का घंटों का बाद दिखाएगा, हर कुछ अच्छा दिखाएगा, पर इन गरीबों की So what are we doing, sir? चैनल से तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में? हमारी, आप ये न्याय यात्रा देखिए ना सर, आपको इस न्याय यात्रा से सारी जवाब को आपको मिल जाएगा। इस न्याय यात्रा में हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं, 5 गारंटी लेके चल रहे हैं, गरीबों की आवाज, अन्नदाताओं की आवाज, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों की रोजगार, यही तो हमारा नारा है। हम इन्हीं की तो आवाज है। जिस दिन ये सत्ता में आएंगे, हम किसानों की लोन पहले माफ किया था, याद रखिए 2013 से पहले आप देख लीजिए कितने किसानों का लोन माफ हुआ था। उससे आज आपको रोजगार क्यों नहीं है किसानों के पास? कभी सोचे आपने? कनेक्टिविटी नहीं है सरकारों के पास, कोई कनेक्टिविटी, सिर्फ अच्छे रोड हाईवे ये बनना चाहिए, मगर उससे दिखा के किसानों के हालात नहीं बदलेगी। किसानों के अंदर, उनके गांव के अंदर उनको रोजगार पैदा करना पड़ेगा, उनको एमएसपी देना पड़ेगा, उनको सही प्राइस देना पड़ेगा। उस पर सरकार काम करने को तैयार नहीं है। यही सरकार थी जो कहती थी 2022 तक इनके हम आय दुगनी कर देंगे। आज इनकी आप बता रहे हैं डेटा 3000। आज पूरे देश का हालात देखिए तो लाखों में लोग होंगे जो सुसाइड कर रहे होंगे, पर सरकार उस पर कोई आंकड़े पे बात नहीं करेगी। वो आंकड़ा देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है सर। 6000 सम्मान राशि भेजने की बात करके वो ऐसा दिखाते हैं जैसे रामराज आ गया। इन कातिलों की सरकार है, इनकी पूरी हाथ खून से रंगी हुई है। इन्हें हक नहीं है इस सत्ता में रहने का जो किसानों के साथ हक ना कर सके। आप कौन सी देश में हैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए सरकार के पास बोलने को भी कुछ नहीं है, वहां तक कैमरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल नहीं। मैं सैल्यूट करता हूं बजाज भाई जो आपने इस मुद्दे को लाया। रियली मैं मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपको अप्रिशिएट करूं कि इतने बड़े मुद्दे को आपने आज लाया है। मैं इसको 1999 से ले रहा हूं सर। नहीं, आप उठाइए। मैं कहता हूं किसी भी सरकार में इस मुद्दों को आवाज बननी चाहिए। किसानों की आवाज, अगर किसान नहीं, ये किसान तो क्या तो देश है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, किसान अगर नहीं रहेगा तो ये हमारे और आपके अन्नदाता कौन है? यही किसान है। यही किसान खेती करते हैं तो हमारे पास रोज खाना आता है, आपके पास आता है, दूध आता है, सब कुछ आता है, इन किसानों से ही आता है। ये किसानों की हालात नहीं बदल रही है, ना महिलाओं की हालात बदली, ना किसानों के हालात, ना रोजगार, बेइंतहा परेशानी है। पर लोगों के पास सिर्फ भगवान राम का नाम लेके जा रहे हैं, पर भगवान राम सब देख रहे हैं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है भगवान राम इंसाफ करेंगे। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के मीनार को गिरा के इंसानियत दिखाएंगे। ये चंद, मैं बोलता हूं दुष्यंत कुमार की लाइन है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारी मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारी मकसद नहीं। तो हम सिर्फ हंगामा नहीं करते हैं, इन्हें हम आईना दिखाते हैं कि हम क्या है। तो इन्हें समझ में नहीं आएगा देश की हालात किस कदर से गुजर रही है। कैसे मैं समझाऊं? मैं आज मेरे किसानों की आवाज, आपकी डेटा देख के मेरे हाथे कांप रही है, मेरी रूह कांपते हो गए कि मैं एक इमोशनल इंसान हूं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं आ रही। इतने लोग, ओ गॉड। और अभी जारी है सर। और हर घंटे क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कल एवरी आवर 1 किसान इज कमिटिंग सुसाइड। यस सर, अक्रॉस द नेशन, एवरी आवर अक्रॉस द नेशन एंड एवरी 2 आवर्स इन महाराष्ट्र। उम्मीद है कि ये मोदी सरकार भी ये न्यूज को देखे और कुछ करे उनके। सर ये गवर्नमेंट के फिगर्स है सर। ये गवर्नमेंट फिगर है, मगर ये फिगर वहीं रह जाएगा। ये किताबों में है, अखबारों में है, पेपरों में है, पर सरकार के पास ये नहीं है। सरकार ये पेपरों को देखती ही नहीं है। सरकार तो वो देखती है कॉर्पोरेट को कैसे फायदा हो, अडानी साहब को कैसे फायदा हो, ये फेज 3 के लोग राम मंदिर आए या नहीं, उनको इन्विटेशन गया कि नहीं, उनको देखना। इन किसानों को देखने के लिए सरकार नहीं है। ये रोजगारों के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है। आप नहीं तो बेटियों की इज्जत लूटी जा रही होती, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज बाहर घूम नहीं रहा, वो जेल के सलाखों में होता। वो बेटियां दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठ के अपने लिए हक और हकूक मांगती रही, उनके लिए आवाज नहीं उठी। ये आवाज उठेगी तो कॉर्पोरेट के लिए उठेगी, ये आवाज उठेगी तो उसके स्त्री के लिए उठेगी, वो आवाज उठेगी तो वो बोलते ये दरवाजे बंद हो चुके हैं आवाम के लिए, ये दरवाजे उनके लिए नहीं खुलेंगे। तो ये हम सिर्फ हंगामा नहीं करते, हम सच दिखाते हैं, सच बताते हैं कि ये देखो ये राइट। नासिर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार। Well, I think Nasir got very, very emotional. There were 2,851 farmer suicides in just 1 year, which is 2023.
Well, I don't know what he's getting so emotional about because Yeah, the figures have remained across all Germans. figures have remained unchanged since 1999. It's almost the same. And then you and I have been covering this now for the last 20 years, 21 years, 23 years. Along with, of course, our friends like Kishore Tiwari and everybody else. And very unfortunately, we haven't really been able to make a dent in government. Because if you remember, Mr. P. Chidambaram had waived off 69,000 crores worth of loans. All that the cooperative banks did was to balance their books. That's it. Go in that part. They didn't, all that stuff didn't reach the farmers. Right, at the moment,